बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, आज हमारा पांचवा लेक्चर है जी, और वी विल कंटिन्यू सिंपल लीनियर रिग्रेशन इन टुडेस लेक्चर। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को लीनियर रिग्रेशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था, और आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, और आज हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए कुछ चीज़ें देखेंगे। ओके, here यू कैन सी दी लेक्चर हेडलाइंस कि आज हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस फंक्शन क्या है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, उसके पीछे इंट्यूशन क्या है, और हमारा एक्चुअली गोल क्या है कि हम उस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ करेंगे, और उस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें एक एल्गोरिदम रिक्वायर्ड होगा जिसको हम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम कहेंगे। उसका एक आइडिया थोड़ा सा आज हम देख लेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिसमें हम साथ ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम को देखेंगे। ओके, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, तीन वर्ड्स हैं। सिंपल से क्या मुराद है लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि देयर विल बी ओनली वन इंडिपेंडेंट और इनपुट वेरिएबल। मैंने बताया था कि आपके डेटा सेट के अंदर एक वो वेरिएबल है जिसको आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो डिपेंडेंट है, और बाकी जितने भी फीचर्स हैं वो आपके इंडिपेंडेंट हैं, उन्हें हम इनपुट वेरिएबल्स भी कहते हैं। और अगर आपका एक ही इनपुट वेरिएबल हो, एक ही इंडिपेंडेंट फीचर हो, जैसे कि हाउस प्राइस प्रिडिक्शन के अंदर साइज़ ऑफ द हाउस वाज द ओनली वेरिएबल इन आवर एग्जांपल, तो हम कहेंगे कि ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। सिंपल से मुराद है कि हम एक वेरिएबल पर मुश्तमिल है हमारा डेटा सेट। और लीनियर से मुराद क्या है कि द मॉडल इज़ लीनियर विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर्स। ये हम देखेंगे कि इससे मुराद क्या है। एक्चुअली जो हमारा मॉडल होगा, मॉडल मींस कोई लाइन फिट कर रहे हैं हम, कोई कर्व फिट कर रहे हैं, कोई प्लेन फिट कर रहे हैं, तो वो जो मॉडल है उसकी जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में कोई भी हायर डिग्री टर्म हम यूज़ नहीं कर रहे, नॉन लीनियर टर्म हम यूज़ नहीं कर रहे, तो इससे मुराद ये है। और रिग्रेशन मैं बता चुका हूँ कि सुपरवाइज लर्निंग के एक मेजर पैराडाइम है मशीन लर्निंग का, उसकी दो ब्रांचेस हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर हमारी जो आउटपुट्स हैं वो फाइनाइट होती हैं, डिस्क्रीट होती हैं, या बाइनरी हो सकती हैं, और जबकि हमारे पास जो रिग्रेशन प्रॉब्लम्स हैं इसमें जो हमारी आउटपुट है वो एक कंटिन्यूस वैल्यू होती है, और इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम रिग्रेशन प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन से मुराद क्या है वो हम यहाँ पे अब समझ सकते हैं। ओके, here you can see the well known example house price prediction, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि जी अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको पहले बहुत सारे घरों का डेटा कलेक्ट करना होगा, जिसमें आपके पास घरों की साइजेज़ और उनकी कीमतें मौजूद हों। उस डेटा को अगर आप प्लॉट करके देखें तो सपोज़ जिस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहा है ये प्लॉटेड डेटा है, तो इसमें अब आपका मकसद क्या था, ये ऑब्जेक्टिव क्या था कि अब आपने एक मॉडल फ़िट करना है, एंड वंस यू फिट अ मॉडल तो अब आप किसी भी घर की साइज़ प्रोवाइड करके उसकी प्राइस इस मॉडल से पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल में 1250 अगर घर का साइज़ है, तो जहाँ से लाइन गुज़र रही है वहाँ पर 1250 एक्स एक्सिस की वैल्यू के अगेंस्ट हमारे पास 220 वाई एक्सिस की वैल्यू आ रही है, और जिसका मतलब ये है कि हमारा मॉडल की प्रोडिक्शन जो है वो है $20,000 फॉर द हाउस ऑफ साइज़ 1250 स्क्वायर फीट। और अगर ये लाइन प्रॉपरली फिटेड नहीं होगी तो हमारी प्रेडिक्शन भी ख़राब होगी, इससे मुराद ये है। सो नीचे आप पढ़ भी सकते हैं कि सपोज डेटा इज़ अवेलेबल एंड वी वांट टू परफॉर्म स्टेप 2। ये वही बात है जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, इन विच द गोल इज़ टू फिट अ मॉडल एंड वी हैव रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन प्रीवियस lectures. So actually we want to fit a, in the data a model in the data as shown in the above diagram. तो बारह इससे मुराद वही है। तो व्हाट डज़ इट मीन बाय फिटिंग अ लाइन, ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो केसेस बनाए हैं जी। सेम डेटा है। इन केस वन मैंने जानबूझ के एक ऐसी लाइन को कुछ इस तरह से प्लॉट किया है कि वो प्रॉपरली फिटेड नहीं है, और दूसरे डेटा सेट के अंदर मैंने इन केस टू मैंने जो लाइन प्लॉट की है वो प्रॉपरली फिटेड है। तो आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। और अगर मैं इन दोनों मॉडल्स से 1250 स्क्वायर फीट हाउस का साइज़ की प्राइस पूछूं,
तो जो केस वन है उसके अंदर प्राइस आ रही है 95, क्योंकि जहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 1250 है वहाँ पे वाई एक्सिस पर मुझे 95 मिल रहा है, जबकि केस टू में मुझे 220 मिल रहा है। तो आप दोनों को अगर कंपेयर करें तो यू कैन ईजीली फील द डिफरेंस, और ये आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है। क्योंकि सेकंड केस में आप देखें कि अगर लाइन प्रॉपरली फिटेड है तो अब 1250 के अगेंस्ट जो हमें प्राइस मिल रही है घर की, वो भी उस डेटा के अंदर ही वो पॉइंट कहीं लाई कर रहा है। जबकि अगर आप देखें इसमें केस वन में, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जगह पे, तो इस जगह पे हमें कोई और पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहे। इट मीन्स के हमारी लाइन प्रॉपरली फिटेड नहीं थी, तो हमारी प्रेडिक्शन भी इतनी अच्छी नहीं होगी इन सच केस। तो यहाँ से इस स्लाइड से एक्चुअली मकसद ये है कि हम ये समझ सकें कि लाइन फिट करने से या ओके, हाउ टू फाइंड द बेस्ट पोजीशन ऑफ फॉर द मॉडल और लाइन। अब आपने जो मॉडल फिट करना है या जो लाइन फिट करनी है, अगर तो आप इस तरह से प्लॉट करके देख रहे हैं तो फिर तो आप बता सकते हैं अच्छा जी यहाँ से लाइन गुजरे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता है। हमारे पास जो रियल डेटा होगा वो एक तो ये है कि बड़ा हाई डिमेंशनल डेटा हो सकता है जिसको हम प्लॉट करके ही नहीं देख सकते, और इन केस अगर प्लॉट करके देख सकते भी हों फिर भी हमारा जो एल्गोरिदम है वो प्लॉट करके फिटिंग नहीं कर रहा मॉडल की, उसके नज़दीक तो सारा कुछ जो है एक ब्लैक बॉक्स है। तो हमें एक प्रॉपरेट कह लेंगे लाइन या मॉडल को फिट करने के लिए एक्चुअली दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक तो उस लाइन की स्लोप क्या रखें, और एक उसका वाई इंटरसेप्ट क्या सेट करें अगर हम एक लाइन फिट करने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली दो चीज़ें हैं टू बेस्ट फिट लाइन। और उसके लिए आपको पता है कि अगर मुझे एक मॉडल रिक्वायर्ड है डेटा में फ़िट करने के लिए, और वो लीनियर मॉडल एक लाइन में फ़िट करना चाह रहा हूँ, तो उसकी इक्वेशन आप देख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, जिसमें आप जानते हैं कि b जो है वो y इंटरसेप्ट है और m जो है वो उसकी लाइन की स्लोप है। तो दरअसल मुझे दो चीज़ें चाहिए, स्लोप और y इंटरसेप्ट की मदद से मैं पूरी स्पेस में लाइन कहीं भी प्लॉट कर सकता हूँ। तो मुझे लाइन को उसकी एग्जैक्ट बेस्ट पोजीशन पर लेके जाने के लिए उसकी स्लोप और वाई इंटरसेप्ट दोनों को ट्यून करना पड़ेगा, उसको कुछ इस तरह से मॉडिफाई करना पड़ेगा कि वो लाइन अपनी असल जगह पे चली जाए। और अगर यही काम मैं थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखूं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि अगर मैं इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखूं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जिसमें एच थीटा ऑफ एक्स जो है ये समझ लें कि मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, जो मेरी प्रेडिक्शन है, ये जो वाई एक्सिस जिसको मैं कह सकता हूँ, इसे हम एच इसलिए कह रहे हैं कि मैं इसे हाइपोथेसिस कह रहा हूँ। और जो मेरे पास एक्स है वो मेरा एक्स एक्सिस है, यानी सपोज़ अगर हाउस प्राइस प्रेडिक्शन की बात करूँ तो उसका जो साइज़ ऑफ द हाउस है वो एक्स है। और आप जानते हैं कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखी जाए तो वो यही थी। अब मैंने थोड़ा सा बस चेंज कर दिया है कि आप नीचे पढ़ सकते हैं कि वाई इंटरसेप्ट को मैं थीटा ज़ीरो कह रहा हूँ, स्लोप को मैं थीटा वन कह रहा हूँ। और अगर ये वन डायमेंशनल, ये एक डायमेंशन है, एक मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मेरे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे तो मैं इसको इस लीनियर इक्वेशन को मॉडिफाई कैसे करूँगा, ये आपको पता है कि प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए कि थीटा ज़ीरो प्लस थीटा वन इंटू एक्स वन प्लस थीटा टू इंटू एक्स टू। अगर मैं इसे तीन फीचर्स है मेरे पास तो ये बन जाएगा थीटा ज़ीरो प्लस थीटा वन इंटू एक्स वन प्लस थीटा टू इंटू एक्स टू प्लस थीटा थ्री इंटू एक्स थ्री। यानी ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई है जी। और फ़िलहाल चूँकि मैं एक फीचर डेटा की बात कर रहा हूँ, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में कह रहा हूँ, तो इसके अंदर अब मेरे पास ये जो मेरा हाइपोथेसिस है, जिसकी मदद से मैं प्रिडिक्ट करूंगा बेसिकली प्राइस ऑफ द हाउस, या जो भी मैं एक्चुअली प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ इन रिग्रेशन प्रॉब्लम, उसके लिए मेरे पास अभी एक फंक्शन आ गया। दरअसल ये इक्वेशन ऑफ लाइन है और इसको मैं अपना हाइपोथेसिस कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ हाइपोथेसिस? क्योंकि मैं एक लाइन ओके, इम्पैक्ट ऑफ पैरामीटर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन द शेप ऑफ द लाइन। अब यहाँ पे मैंने तीन एग्जांपल्स आपको दिखा दिए हैं जी, जिसमें मेरी वो जो लीनियर इक्वेशन है, चूँकि उसमें दो चीज़ें ही होती हैं, वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप। तो पहले केस में मैंने जो वाई इंटरसेप्ट है उसको मैंने रखा है 1.5,
यहाँ पे 1.5, यानी वो y इंटरसेप्ट जो है वो 1.5 है, और इसके अंदर मैंने स्लोप जो है वो 0 सेट कर दी। आपको पता है कि स्लोप को 0 करने का मतलब है कि अब जो लाइन प्लॉट होगी वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इसमें ढलवान बिल्कुल नहीं होगी। तो ये लाइन अब यहाँ प्लॉट हो रही है। इसी तरह से अगर मैं सेकंड केस की बात करूँ तो इसमें y इंटरसेप्ट मैंने कर दिया है जी 0। इसका मतलब है कि ये ओरिजिन में से पास होगी ये लाइन, और फिर मैंने स्लोप कर दी है 0.5, और अगर 0.5 स्लोप पर रखकर अगर मैं ये लाइन प्लॉट करूँगा तो फिर ये लाइन इस तरह प्लॉट हो रही है। और तीसरी एग्जांपल के अंदर मैंने y इंटरसेप्ट को कर दिया है 1, यानी कि y एक्सिस के 1, y एक्सिस में 1 पर ये इंटरसेक्ट करेगी, ये लाइन यहाँ से पास होगी, और जो इसकी स्लोप है वो मैंने सेट कर दिया 0.5। तो अब ये लाइन अगर आप सेकंड केस से कंपेयर करें तो स्लोप वही है, लेकिन अब इसका y इंटरसेप्ट चूँकि 1 है तो ये थोड़ी ऊपर शिफ्ट हो गई है। तो यूं आप बड़ा आसानी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी जगह पर अगर मुझे लाइन प्लॉट करनी है इन माय सर्च स्पेस या इंसुलेशन स्पेस, तो मैं इस लाइन को सिर्फ दो वैल्यूज़ को ट्यून करना पड़ेगा, थीटा ज़ीरो को और थीटा वन को, और कहीं भी उसे प्लॉट कर सकता हूँ। थीटा ज़ीरो जो है वो ये डिसाइड करेगा कि वाई एक्सिस में से कहाँ से लाइन गुजरेगी, और थीटा वन डिसाइड करेगा कि इसकी स्लोप क्या होगी। आपको पता है कि अगर थीटा वन पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव स्लोप होगी, और अगर थीटा वन को आप नेगेटिव ले लेंगे तो नेगेटिव स्लोप होगी। नेगेटिव स्लोप मींस कि आप एक्स एक्सिस बढ़ाएंगे तो वाई एक्सिस कम हो रहा होगा। तो लिहाजा अब आप कहीं भी लाइन प्लॉट कर सकते हैं, लाइन की इक्वेशन आपके पास है, और इसी को मैं अपना हाइपोथेसिस फंक्शन कह रहा हूँ। हाइपोथेसिस फंक्शन की मदद से मैं मॉडल फिट करूँगा। अब मॉडल अब आपने करना ये है, या हमारी अब ज़रूरत ये है कि हमने थीटा ज़ीरो और थीटा वन की वो वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी अपने डेटा के मुताबिक कि वो जो मॉडल है या जो लाइन है वो उस डेटा में परफेक्टली फिट आ जाए। और उसके लिए मुझे सिर्फ दो चीज़ों को ट्यून करना पड़ेगा, थीटा ज़ीरो एंड थीटा वन। वो कैसे करेंगे वो हम आगे जाके देखें। अच्छा जी, मैंने कुछ एक्सरसाइजेज आपके लिए यहाँ पे लिख दी हैं। मैं ये चाहूँगा कि जो हमारी अगली क्लास है उस क्लास के अंदर यही आपकी एक्टिविटी है। यानी मैं जैसे ही क्लास टाइम हमारा 9:20 पे क्लास शुरू होगी ट्यूसडे को जी, और 9:20 से लेके पहले 10 मिनट के अंदर अंदर यानी 9:30 तक ये एक्टिविटी ड्यू है। करना आपने क्या है, आपने सिंपली ये जो छः हैं एग्ज़ाम्पल्स जिसमें मैंने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल पहली एग्ज़ाम्पल में 2.5 बता दिया है कि वाई इंटरसेप्ट है, और 1 बता दिया है स्लोप है। तो अब आपने इसके हिसाब से लाइन किस तरह की होगी, कैसे प्लॉट होगी, वो आपने प्लॉट करनी है। दूसरी एग्ज़ाम्पल में स्लोप इज़ -0.5 और वाई इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब ज़ीरो है। तीसरे केस में स्लोप जो है वो -0.5 ही है लेकिन वाई इंटरसेप्ट 2 है। तो इस तरह से ये 6 एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो आपने इन 6 एग्ज़ाम्पल्स को सामने रखते हुए अपने हाथ से प्लॉट करना है जी। अपने हाथ से करना है, ये मैं बता रहा हूँ। आपने इसे अपने हाथ से प्लॉट करना है 6 के 6 को, और फिर आपने इसकी एक स्नैप लेनी है, और फिर वो जो स्नैप है वो आपने मुझे सबमिट करना है। ये आप याद रखें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे खुद करें, अपने हाथ से करें। आज अगर मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ तो इट मीन्स आपके पास कल का भी दिन है और आज का भी रिमेनिंग डे है, जिसमें आप 5 से 10 मिनट के अंदर ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो यही आपकी क्लास एक्टिविटी है, और मैं ये अनाउंसमेंट अलहदा से इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ ताकि जो मेरे इस वॉइस ओवर को सुने उसे ही पता चले कि ये एक्टिविटी है। तो अगर आप यहाँ पहुँचेंगे सुनते हुए इस वॉइस ओवर को तो आपको पता चल जाएगा कि एक्टिविटी गिवन है, और आपने ये एक्टिविटी जो है ये कंप्लीट करनी है इन फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ आवर लेक्चर। चले जी। ओके, मॉडल इज़ द हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है, उस वही हमारा मॉडल ही हमारा हाइपोथेसिस है। जो हम मॉडल कह रहे हैं, मॉडल मींस कि अगर मेरे पास डेटा है और मैं समझता हूँ कि इस डेटा में लाइन बेस्ट कह लें कि प्रेडिक्शन के लिए सबसे अच्छी जो मेरे पास ऑप्शन है वो एक लाइन है, तो मेरे लिए लाइन एक मॉडल है।
अगर डेटा की बनावट कुछ इस तरह से है, आगे जाके हम देखेंगे कि मैं समझूं कि नहीं लाइन ज़्यादा परफेक्टली फिट नहीं होगी बल्कि कोई कर्व फिट होगी, और कर्व भी ऐसी फिट होगी जैसे क्वाड्रेटिक कर्व होती है, तो फिर मेरे लिए क्वाड्रेटिक कर्व मॉडल होगा। अगर मैं कहता हूँ कि डेटा कुछ इस तरह का है कि जिसके अंदर मुझे कोई क्यूबिक कर्व को फिट करना है, तो फिर मेरा मॉडल क्यूबिक होगा। इसी तरह से अगर हाई डिमेंशनल डेटा पे चले जाएंगे आप, और मुझे वहाँ पे लगे कि यहाँ पे प्लेन फिट होनी चाहिए, कोई हाइपर प्लेन फिट होनी चाहिए, तो वो जो भी है प्लेन है हाइपर प्लेन है वो मेरा मॉडल है। तो मॉडल बेसिकली हम कह रहे हैं अपनी उस इक्वेशन को या उसी को ही हम हाइपोथेसिस भी नाम दे रहे हैं। तो हाइपोथेसिस को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एच थीटा। तो वी कॉल एच थीटा आवर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, एक फंक्शन। वो फंक्शन अगर लाइन की इक्वेशन है तो वो लीनियर फंक्शन है, या अगर वो एक हायर डिग्री इक्वेशन है तो वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हम बात करेंगे। तो हम अपने उस फंक्शन को, हाइपोथेसिस फंक्शन को मॉडल कह रहे हैं, और उसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एच थीटा के साथ, एंड विल प्रोवाइड द साइज ऑफ द हाउस टू द हाइपोथेसिस फंक्शन। हम अपने हाइपोथेसिस फंक्शन को घर का साइज़ इनपुट करेंगे तो वो हमें प्राइस प्रिडिक्ट करके बता देगा। कैसे, ये नीचे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। प्लॉटेड एग्जांपल में अगर आप देखें, मेरे पास 2 4 6 7 डेटा पॉइंट्स प्लॉटेड हैं रेड कलर के क्रॉसेस के साथ। समझ लें ये घरों के एक्स एक्सिस पर मेरे पास साइज़ है जी, वाई एक्सिस पर मेरे पास घर की कीमत है। तो वाई एक्सिस पर ही मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एक मेरे पास जो घर की कीमत है वो एक तो वो है जो एक्चुअल कीमत है इन घरों की, एक है जो मेरा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है, तो उसे मैं हाइपोथेसिस कह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने डेटा को प्लॉट कर लिया, सपोज़ मैंने इस पर एक मॉडल फिट कर दिया, और मॉडल मैंने कौन सा चूज़ किया, लाइन। मैं समझता हूँ कि इस एग्ज़ाम्पल के लिए सपोज़ कि लाइन जो है वो बेस्ट मॉडल है, तो मैंने लाइन इसके ऊपर फिट कर दी। अब जब लाइन मैंने फिट करनी है तो मुझे लाइन की इक्वेशन चाहिए। अब लाइन की इक्वेशन क्या है, वो ऊपर मैंने लिख दी कि थीटा ज़ीरो प्लस थीटा वन इंटू एक्स। अब थीटा ज़ीरो क्या है, वाई इंटरसेप्ट, थीटा वन क्या है, स्लोप, और एक्स क्या है, साइज ऑफ द हाउस। क्योंकि इस एग्जांपल में एक ही वेरिएबल है, साइज ऑफ द हाउस, उसे मैं एक्स कह रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, ये जो फंक्शन, ये जो इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को मैं कह रहा हूँ ये मेरा हाइपोथेसिस है। अब इस हाइपोथेसिस में x के अब 3 वेरिएबल्स हैं, बेसिकली 3 चीज़ें हैं, थीटा ज़ीरो, थीटा वन एंड x। थीटा ज़ीरो और थीटा वन डिसाइड करेंगे लाइन कहाँ पे ड्रॉ होगी, और वही हमने ढूंढना है, उसी को हमने फाइंड करना है, उसी को हम फिटिंग कहते हैं। तो एक बार मुझे थीटा ज़ीरो और थीटा वन की बेस्ट पोजीशंस मिल गई, तो अब थीटा वन भी नाउन है, थीटा ज़ीरो भी नाउन है, एक्स नाउन नहीं है। बस आपने एक्स की वैल्यू इनपुट करनी है और आपको प्राइस मिल जाएगी घर की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी तरीके से, आगे जाके हम एल्गोरिदम जो पढ़ेंगे उसको यूज़ करते हुए सपोज लाइन फिट कर दी। जब मैंने लाइन फिट कर दी तो मेरे पास लाइन फिट करने के बाद थीटा ज़ीरो की वैल्यू फ़र्ज़ कर लीजिए कि आ गई -0.5, और मेरे पास थीटा वन की वैल्यू आ गई 0.8, यानी एक लाइन जिसकी स्लोप 0.8 है, वाई इंटरसेप्ट -0.5 है। जब मैंने उस लाइन को प्लॉट किया तो सपोज़ आप नीचे ग्राफ में देख सकते हैं कि वो जो ब्लैक लाइन फिट हुई है वो इन्हीं पैरामीटर्स के साथ इसमें फिट हुई है। अब मेरे पास मेरी इस लाइन की इक्वेशन में या मेरे इस हाइपोथेसिस में थीटास की वैल्यूज़ मैंने ट्यून कर ली हुई हैं, मुझे पता चल गई हैं। अब एक ही चीज़ अननोन है, वो है एक्स। सपोज़ मैं अगर एक्स की वैल्यू एंटर करता हूँ इसमें 4, यानी घर का साइज़ देता हूँ 4, तो एक्स एक्सिस की 4 वैल्यू के अगेंस्ट जहाँ पे ये लाइन जो है वहाँ पे जहाँ से ये लाइन गुजर रही है वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास एक्स वाई आ रहा है 2.7। तो मेरे इस मॉडल की प्रिडिक्शन क्या होगी, $2.7 सपोज। इसी तरह से अगर मैं घर की कीमत इसे इनपुट करता हूँ 6, तो 6 के ऊपर ये लाइन जो है वहाँ पर अगर मैं इसके वाई एक्सिस की वैल्यू निकालूँ तो वो है जी 4.3। तो लिहाजा मेरी प्रेडिक्शन क्या होगी, 4.3। इन अदर वर्ड्स, मेरा ये जो हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस की मदद से अब एक बार मैंने अगर थीटास ट्यून कर लिए, अगर मैंने थीटास की बेस्ट वैल्यूज़, यानी कि अगर ये एक लाइन की इक्वेशन है मेरा हाइपोथेसिस, तो इसमें अगर मैंने
स्लोप और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया, तो अब मेरे पास किसी भी घर की कीमत को प्रिडिक्ट करना सिंपल इस इक्वेशन में साइज़ ऑफ द हाउस की वैल्यू पुट करके सॉल्व करने के बराबर हो जाएगा। यानी ये इक्वेशन है, इसमें थीटाज मुझे बता रहे हैं कि लाइन कहाँ प्लॉटेड है, और अगर लाइन परफेक्टली फिटेड है तो आपने सिंपली एक्स की वैल्यू जब प्रोवाइड करनी है, एक्स मींस इन दिस एग्जांपल द साइज़ ऑफ द हाउस, जब आपने प्रोवाइड करना है तो आपको उसकी प्राइस प्रिडिक्टेड मिल जाएगी। तो असल चैलेंज क्या है फिर इसमें? असल चैलेंज है कि ये डिसाइड कर पाना कि क्या इसमें लाइन परफेक्टली फिट करेगी, कोई कर्व फिट करेगी, कोई सरफेस फिट करेगी, या एक तो ये चैलेंज है। और एक बार आप ये डिसाइड कर लें, दूसरा चैलेंज है कि फिर मुझे उन पैरामीटर्स यानी उन थीटाज की वैल्यू क्या रखनी है कि वो लाइन या कर्व या वो प्लेन अपनी ऐसी जगह पे आ जाए जहाँ पे वो डेटा में बेस्ट फिट हो रही हो। तो उसके लिए हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं, टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जी फ़र्ज़ करें कि वो हमारे पास है और उसे हमने यूज़ किया तो ये फ़िट हो गया। तो अभी इस यहाँ तक आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि व्हाट इज़ अ मॉडल एंड व्हाट इज़ अ हाइपोथेसिस। मैं हाइपोथेसिस किसे कह रहा हूँ? मैं हाइपोथेसिस अपने उस मॉडल को कह रहा हूँ या उस फंक्शन को कह रहा हूँ जिस फंक्शन की मदद से हमने उस मॉडल को प्लॉट करना है। या और वो मॉडल क्या हो सकता है? वो लाइन हो सकती है, कोई कर्व हो सकती है, कोई प्लेन हाइपर प्लेन हो सकती है। डिपेंड करता है कि हम किस तरह के डेटा पर काम कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल अभी तक हमने जो एग्ज़ाम्पल में देखा है, ये जिस एग्ज़ाम्पल को हम पढ़ रहे हैं, हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि हमारा हाइपोथेसिस एक सिंपल लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, एक इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, सिंपल। ओके, हाँ, बर्ड आई व्यू ऑफ दी होल प्रोसेस। होल प्रोसेस क्या है? आप गए, आपने डेटा कलेक्ट किया, डेटा सेट बनाया, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं? डेटा सेट को हम कह देते हैं ये हमारा ट्रेनिंग सेट है। मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा भी अगर कोई चीज़ सीखता है सुपरवाइज वे में, अगर आप उसे सिखाते हैं तो उसे सालों लग जाते हैं या महीनों लग जाते हैं किसी चीज़ को सीखते हुए। अगर हमने अपने प्रोग्राम को सिखाना है तो हमें पहले एग्ज़ाम्पल्स जनरेट करनी होंगी, उन एग्ज़ाम्पल्स को एक जगह पे इकट्ठा करना होगा और उसके अंदर अपने प्रोग्राम को बार 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 रन करना होगा ताकि वो सीख सके। तो यूँ समझ लें कि वो सारा काम ऑन द स्पॉट करने के लिए हम एक डेटा सेट बना लेते हैं जिसमें बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं सीखने के लिए, और उस डेटा सेट को नाम दे रहे हैं हम ट्रेनिंग सेट का। वो ट्रेनिंग सेट हम अपने लर्निंग एल्गोरिदम को दे देते हैं। वो जो लर्निंग एल्गोरिदम है, जैसे मैंने नाम थोड़ी देर पहले लिया ग्रेडियंट डिसेंट, तो उस लर्निंग एल्गोरिदम को जब आप वो ट्रेनिंग सेट दे देंगे तो लर्निंग एल्गोरिदम जो है उस ट्रेनिंग सेट पर बार बार चलेगा, हज़ारों बार चलेगा। तो बार बार चलने से वो उन डेटा एग्जाम्पल्स को लर्न करने की कोशिश कर रहा होगा। एक दफ़ा वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास वो लर्निंग एल्गोरिदम, हम कहेंगे कि इसने लर्न कर लिया है, और वो हमें प्रोवाइड क्या करेगा? हाइपोथेसिस। एक बार मॉडल फिट हो गया, मॉडल फिटिंग या ट्रेनिंग या लर्निंग एक ही बात है। एक बार एल्गोरिदम, लर्निंग एल्गोरिदम चलकर कंप्लीट हो गया तो उसने मॉडल फिट कर देना। वो जो मॉडल फिट करना है बेसिकली, वो जो हमने मॉडल यूज़ किया है या हाइपोथेसिस हमने यूज़ किया है उसके पैरामीटर्स की वो वैल्यूज़ फाइंड करना है। इससे मुराद वो वैल्यूज़ फाइंड करना है जिन वैल्यूज़ पर वो मॉडल परफेक्टली डेटा में फिट हो जाए। जैसे कि एक लीनियर मॉडल की मैं अगर बात कर रहा हूँ, लाइन की इक्वेशन की, तो इसमें दो चीज़ों को हमने ट्यून करना होता है जिससे वो मॉडल फिट होगा: स्लोप ऑफ द लाइन एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ दैट लाइन। तो ये बेसिकली हाइपोथेसिस फंक्शन आपको मिल जाएगा जिससे वो बेस्ट फिट हो रहा होगा लर्निंग एल्गोरिदम की कंप्लीशन पे। अब क्या करना है? अब आपने उस हाइपोथेसिस को सिंपली साइज ऑफ द हाउस इनपुट करना है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड पर बताया, और वो आपको प्राइस प्रिडिक्ट करके बता देगा, या जो भी और कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं अगर आप, वो आपको प्रिडिक्ट करके बता देगा। तो ये है जी बर्ड आई व्यू ऑफ द होल प्रोसेस कि कैसे ये काम करेगा। अच्छा जी, अब हम मूव करेंगे थोड़ा सा दूसरे कॉस्ट फंक्शन की तरफ कि हाउ टू फाइंड द बेस्ट वैल्यूज़ ऑफ द पैरामीटर्स टू परफेक्टली फिट द मॉडल। अब वो जो चैलेंज है कि जी आपने लाइन फिट करनी है तो बेसिकली आपने वाई इंटरसेप्ट और स्लोप ट्यून करना है, उन दोनों थीटा ज़ीरो और थीटा वन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ऐसी वैल्यूज़ जिनसे वो परफेक्टली डेटा में फ़िट हो जाए लाइन। अब वो कैसे फाइंड करनी है, वो किस तरह से हमें पता चलेगा
कि ये ज़्यादा फिटेड लाइन है या ये ज़्यादा अच्छी फिटेड लाइन है या मॉडल है और ये ज़रा लेस फिटेड मॉडल है, ये कैसे पता चलेगा? एक तो है कि डेटा प्लॉट किया, जैसे मैंने पिछली स्लाइड्स में से एक स्लाइड में दिखाया कि अगर वो लाइन प्लॉट की हुई है तो वो डेटा के बिल्कुल बीचों बीच गुजर रही है तो हम कहते हैं ये ज़्यादा अच्छी फिटेड लाइन है, और अगर एक ऐसी लाइन है कि डेटा किसी और तरफ पड़ा हुआ है और वो कहीं और से गुजर रही है तो हम कह देते हैं ये अच्छी फिटेड नहीं है। तो ये तो हमने देख कर बता दिया, लेकिन हमारा प्रोग्राम ये या हमारा लर्निंग एल्गोरिदम बेसिकली देख तो रहा होता नहीं है, वो किस तरह से ये डिफ्रेंशिएट करेगा कि ये ज़्यादा फिटेड अच्छी फिटेड लाइन है या मॉडल है और ये ज़रा लेस फिटेड मॉडल है। तो बेसिकली उसके लिए हमारे पास आ जाता है एक कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन या एरर फंक्शन। अब कॉस्ट फंक्शन या एरर फंक्शन बेसिकली है क्या? अब मैं इसकी पहले आपको थोड़ा सा वर्बली एक एग्जांपल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें जी 5 घर हैं, 5 घर थे जो ट्रेनिंग के लिए आपने डेटा कलेक्ट किया, उसमें 5 घरों का डेटा था, तो 5 सैम्पल्स थे उसमें, हर घर की साइज़ और उसकी प्राइस गिवन थी। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने उन पांचों घरों का डेटा लेके, अब आपने ज़ाहिरी बात है कि आपका जो लर्निंग एल्गोरिदम है जब वो स्टार्ट करेगा तो इनिशियली मैंने आपको बताया था कि इनिशियली वो थीटा ज़ीरो और थीटा वन की जो वैल्यूज़ हैं यानी पैरामीटर्स या जिसे आप स्लोप और इंटरसेप्ट कह रहे हैं उनकी जो वैल्यूज़ है वो रैंडमली एज्यूम कर लेगा, जिससे हो सकता है कि लाइन किसी और जगह प्लॉट हो जाए, डेटा पॉइंट्स कहीं और पड़े हों। लेकिन जब वो एल्गोरिदम आइट्रेटिवली रन होगा तो आहिस्ता 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 लाइन को उस बेहतर करते 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 डेटा पॉइंट्स के अंदर से पास करना शुरू कर देगा। बेसिकली ये आइडिया है। अब होता क्या है कि सपोज आपने लाइन ऐसे ही रैंडमली प्लॉट कर दी और डेटा पॉइंट्स कहीं पे प्लॉटेड हैं। अब आपने देखा कि फ़र्ज़ करें पहला घर जो था उसकी एक्चुअल प्राइस जो डेटा सेट में गिवन थी वो थी $100,000 सपोज़। आपने जो मॉडल फिट किया, जो रैंडमली फिट किया, अभी अच्छे तरीके से फिटेड नहीं है, तो उसके मुताबिक प्राइस पर पूछी तो उसने कहा जी प्राइस है $400,000। अच्छा खासा डिफरेंस बता रहे हैं क्योंकि मॉडल परफेक्टली फिटेड नहीं है। दूसरे घर की कीमत असल में थी सपोज़ $50,000 और आपके मॉडल ने बता दी $250,000 सपोज़। अब जो डिफरेंस है असल प्राइस में और आपके मॉडल के अगेंस्ट जो प्रिडिक्शन आ रही है उसमें, इसको हम कहते हैं एरर। ये वो एरर है जिसको हमने कम करना है कि जो असल प्राइस है उस ट्रेनिंग डेटा के अंदर घरों की और जो हमारा मॉडल हमने प्लॉट किया है उसके बाद प्रिडिक्टेड उन घरों की प्राइसेस जो आ रही हैं उनका जो दरमियानी फ़र्क है वो मिनिमाइज़ करना है हमने। तो सपोज़ अगर 5 घर हैं तो मैंने एक मॉडल रैंडमली फ़िट किया, तो पांचों घरों की कीमतें जब प्रिडिक्ट की तो मुझे देखना है कि ओवरऑल ओवरऑल क्या इसका एरर आ रहा है, क्योंकि एक घर का अगर $100,000 प्राइस है और आपका मॉडल बता रहा है कि $400,000, तो डिफरेंस आ गया $300,000 का। दूसरा घर जो है वो एक्चुअल $50,000 हैं, आपका 250 बता रहा है तो डिफरेंस आ गया $200,000 का। तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, अब सभी घरों की जो एक्चुअल प्राइसेस हैं और जो आपकी प्रिडिक्टेड प्राइसेस हैं इनका डिफरेंस निकाला जाए और इन डिफरेंसेस को अगर मैं जमा कर दूं तो मेरे पास एक एक्यूमुलेटेड एरर आ जाएगा और मैं कहूँगा जी ओवरऑल पांचों घरों पे इतना डिफरेंस दे रहा है मेरा मॉडल। अब मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने मॉडल को चेंज करूं, उसके स्लोप और इंटरसेप्ट को कुछ इस तरह चेंज करूं कि ये जो ओवरऑल डिफरेंस है, जो एरर है, ये कम हो जाए अगली आइट्रेशन में। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि एरर मैं किसे कह रहा हूँ। अब या कॉस्ट किसे कह रहा हूँ, ये कॉस्ट है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा एरर होगा, उतनी ज़्यादा कॉस्ट है, और जितना मैं इसे कम कर दूंगा, मिनिमाइज़ कर दूंगा, उतना ज़्यादा अच्छा मॉडल फिट हो जाएगा मेरा। तो बेसिकली ये तो हो गया एरर। लेकिन अब इसमें दो चीज़ें हैं। बाज़ूकात ऐसा होता है कि सपोज़ असल प्राइस थी 100,000, आपने उसे 400,000 प्रिडिक्ट कर दिया, मतलब ज़्यादा प्रिडिक्ट कर दिया, तो अब जो डिफरेंस आएगा वो कह लें कि अगर मैं 100,000 माइनस 400,000 करूँ तो माइनस $300,000 का आ जाएगा। सपोज़ एक घर की कीमत असल में थी, ये तो हो गया कि नेगेटिव में आ गया डिफरेंस।
अब फ़र्ज़ कर लें कि एक और मैं मिसाल लेता हूँ, एक घर की कीमत असल जो थी वो $200,000 थी, लेकिन आपके मॉडल ने कम प्रिडिक्ट कर दी। आपके मॉडल ने कह दिया जी $50,000। तो 200 माइनस 50 जब करूँगा तो अब 150 का डिफरेंस आ जाएगा। तो अब कुछ घरों में हो सकता है कि डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा हो, कुछ घरों में आपका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आ रहा हो। तो अगर मैं ये सारे ऐसे ही जमा कर दूंगा तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है एक दूसरे को कैंसिल करना शुरू कर दें। तो मुझे एक एक्यूमुलेटेड एरर मिलने की बजाय वो एक दूसरे को कैंसिल करने की वजह से हो सकता है कि एक छोटा एरर मिले और देखने में ऐसे लगे कि नहीं ये तो कोई ज़्यादा एरर नहीं है, लेकिन पता चले कि एक्चुअली कुछ घरों को आपने ओवर प्रिडिक्ट कर दिया हुआ था, कुछ को अंडर प्रिडिक्ट किया हुआ था। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप जमा ऐसे नहीं कर देंगे, या तो आप पहले जो आपने डिफरेंस निकाला है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लें, फिर जमा करें, ताकि ओवरऑल इम्पैक्ट नज़र आए, एक दूसरे का इम्पैक्ट कैंसिल ना हो जाए उनसे। या फिर आप उनकी स्क्वायर वैल्यूज़ लें और फिर उन्हें जमा करें, स्क्वायर लेके जमा करें या एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जमा करें, ताकि उनका एक ओवरऑल इम्पैक्ट जमा होकर आपको मिल सके। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको एक प्रॉपर एक्यूमुलेटेड एरर मिलेगा। तो हमारे पास ये काम करने के लिए कई तरह के एरर फंक्शंस हैं जो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, उनमें से कुछ एक। जैसे कि पहला अगर आप एरर फंक्शन देखें तो इसका नाम है रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर। अब रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर में क्या होता है ये आप देख सकते हैं फॉर्मूला, कि जी इसमें सपोज ये जो वाई आई कैप साइन लिखा हुआ है फ़र्ज़ कर लें, तो कैप साइन वाला ये समझ लें वो प्राइस है जो कि डेटा सेट में गिवन थी, या यूं समझ लें कि ये वो प्राइस है जो आपने प्रिडिक्ट की। और ये जो वाई आई लिखा हुआ है ये वो प्राइस है जो डेटा सेट में गिवन थी। तो अब अगर इन दोनों का डिफरेंस आप लेके अब आप इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये एक्यूमुलेटेड इम्पैक्ट आ गया आपके पास। ठीक है जी। और ये जो बाहर समेशन लगी हुई है साथ, ये समेशन बता रही है कि 1 से लेके n तक, I1 to n, यानी अगर आपके पास n नंबर ऑफ घर हैं तो सभी घरों के लिए ये काम किया जाए, और फिर उसके बाद जो जवाब आपके पास आए उसे टोटल नंबर ऑफ घरों से डिवाइड कर दें। ये मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ हाउसेस से डिवाइड करने का मतलब एवरेज निकाल लें अब, कि भाई 5 घर थे, पहले घर का डिफरेंस उसका स्क्वायर जमा दूसरे घर का असल और प्रिडिक्टेड का डिफरेंस उसका स्क्वायर जमा तीसरे घर का असल और प्रिडिक्टेड का डिफरेंस और उसका स्क्वायर, चौथे का, पांचवें का, और जब सबका आ गया डिवाइडेड बाय 5। तो अब आपके पास फाइनल आंसर जो मिलेगा वो एक मीन स्क्वायर्ड एरर होगा। और अगर उस मीन स्क्वायर्ड एरर को निकालने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए एट द एंड, तो फिर आपके पास जो एरर बनता है उसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म कर दूँ, स्क्वायर रूट वाला हिस्सा ख़त्म कर दूँ, तो पीछे बाकी जो बचता है उसका नाम है मीन स्क्वायर्ड एरर। तो मीन स्क्वायर्ड एरर जो है ये भी अमूमन हमें जो है वो बल्कि हम यूज़ भी सही करेंगे, ये ज़्यादा यूज़ होता है। मीन स्क्वायर्ड एरर में आप देख सकते हैं कि ये सेम वही फॉर्मूला है जो आपको लेफ़्ट साइड पर रूट मीन स्क्वायर्ड शक्ल की एरर की शक्ल में नज़र आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है। तो ये वही चीज़ है। कैप से आपने कंफ्यूज नहीं होना जी, मैंने ये डिफरेंट जगह से लिया हुआ है, ये एरर्स डिफरेंट लोकेशन से या वेबसाइट से लिए हैं, तो आपने इसको लेके कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना। कैप से मुराद किसी जगह पे जो एक्चुअल प्राइस होती है, और नॉर्मल से मुराद प्रिडिक्टेड होती है। कुछ लोगों ने नॉर्मल से मुराद प्रिडिक्टेड लिया होता है, एक्चुअल लिया होता है, और कैप से प्रिडिक्टेड लिया होता है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता अलबत्ता। और ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक्चुअल में से प्रिडिक्टेड माइनस कर रहे हैं या प्रिडिक्टेड में से एक्चुअल माइनस कर रहे हैं। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि एट दी एंड जब आपने स्क्वायर ले लेना है या उनका एब्सोल्यूट ले लेना है तो वो ये असर ख़त्म हो जाएगा कि कौन किस में से माइनस हो रहा है। तो लिहाजा ये दो एरर हो गए। एक और एरर आगे आप देख सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसका आप डिफरेंस देखें पिछले मीन स्क्वायर्ड एरर से, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे अब स्क्वायर लेने की बजाय जो डिफरेंस लिया है उसका एब्सोल्यूट ले लिया। ये मॉड जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा है, तो स्क्वायर की बजाय एब्सोल्यूट ले लिया जाए। ये भी वैलिड एरर फंक्शन है जी, कॉस्ट फंक्शन है, इसको भी यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह से एक और एरर फंक्शन भी होता है जिसको हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स या सम स्क्वायर्ड एरर, जिसमें आपने जब डिफरेंस लेना है तो उसका स्क्वायर लेना है और सबको जमा कर देना है, यानी फिर मीन नहीं निकालना।
टोटल नंबर ऑफ घरों से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक वैलिड एरर फंक्शन है। तो ये सारे एरर फंक्शंस, या इसके अलावा अगर आप अपने तौर पे किसी बुक या किसी जगह से पढ़ें और आपको एरर फंक्शंस वहाँ से मिलें, नज़र आएँ, सारे के सारे वैलिड हैं, किसी को भी यूज़ किया जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट दी एंड मकसद क्या है कि मॉडल फिट करना है, तो वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो है मीन स्क्वायर्ड एरर, क्योंकि ये मुझे ऐसे लगता है कि आसान है। हमने डेरिवेटिव लेना है आगे जाके इस एरर फंक्शन का, तो इसका डेरिवेटिव लेना भी बहुत आसान है। तो विल बी यूजिंग मीन स्क्वायर्ड एरर इन आवर कोर्स। अच्छा जी, द कॉस्ट फंक्शन विच वी आर गोइंग टू यूज़ इज़ डिस्कस्ड ओवर हियर। उस कॉस्ट फंक्शन को, जैसे मैंने हाइपोथेसिस फंक्शन को एच थीटा नाम दे दिया था, तो अब हम जो कॉस्ट फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं इसको हम नाम दे रहे हैं जी जे। जे नाम दे रहे हैं जी कॉस्ट फंक्शन को। और जे थीटा ज़ीरो थीटा वन से मुराद ये है कि हम थीटा ज़ीरो और थीटा वन की मदद से जे को मिनिमाइज़ करेंगे, क्योंकि अभी हम देखेंगे इस पर कि हमारे पास थीटा ज़ीरो और थीटा वन ही वो दो पैरामीटर्स हैं जिनको अगर हम चेंज करेंगे तो एरर चेंज होगा। और हमने थीटा ज़ीरो और थीटा वन को ऐसी जगह पर लेके जाना है जहाँ पे ये एरर कम से कम हो। तो बाकी आगे जो फार्मूला है वो बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप बखूबी उसे समझ सकते हैं। यहाँ पे एम से मुराद है नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग एग्जांपल्स। अगर मैं हाउस प्राइस प्रेडिक्शन की बात करूँ तो नंबर ऑफ़ हाउसेस। तो ये वही है हाइपोथेसिस, एच फॉर हाइपोथेसिस। ठीक है जी, हाइपोथेसिस फंक्शन, यानी हाइपोथेसिस मुझे क्या देगा, प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द हाउस। उसको मैं पास क्या कर रहा हूँ, एक्स। ठीक है, एक्स ऑफ आई। अब ये जो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में आई लिखा हुआ है मतलब आयत घर, यानी जैसे कि आई वन टू एम है तो एम नंबर ऑफ हाउसेज हैं, और एक्स आई का मतलब है आयत घर की प्राइस। ठीक है, एक्स आई का मतलब है आयत घर का साइज़। और वो आपने हाइपोथेसिस फंक्शन को पास कर दिया तो हाइपोथेसिस फंक्शन ने उसकी प्राइस निकाल के दे दी। तो हमारे पास एच ऑफ एक्स आई का मतलब है प्रिडिक्टेड प्राइस ऑफ आयत हाउस माइनस वाई ऑफ आई। वाई से मुराद है यहाँ पे एक्चुअल प्राइस ऑफ आयत हाउस जो डेटा सेट में गिवन है। यानी आपने एक मॉडल प्लॉट किया, चाहे रैंडमली किया या वो अभी ड्यूरिंग द प्रोसेस है और किसी जगह तक अभी पहुंचा है, तो आपने किसी आयत घर की प्राइस प्रिडिक्ट करवाई माइनस एक्चुअल प्राइस, दोनों का डिफरेंस लिया और उसका स्क्वायर ले लिया, और फिर बाहर समेशन क्या करेगी, तमाम घरों का जो डेटा है, डिफरेंस है या एरर है, उसको जमा कर दे। और जो आपके पास टोटल सम आए उसको आपने m से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आ गया मीन स्क्वायर्ड एरर। ये वही फंक्शन है जो मैंने पिछली स्लाइड पर अभी समझाया। तो मीन स्क्वायर्ड एरर आपके पास निकल के आ गया। आपने फिर उस मीन स्क्वायर्ड एरर को फिर 2 से डिवाइड कर दिया, मज़ीद हाफ कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 का क्या काम है, वैसे तो आप चाहें तो इसे निकाल सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है जी। वैसे यानी कोई ये नहीं कि इससे रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, इसको सिर्फ अपनी आसानी के लिए हमने यहाँ पे ऐड किया है, और इसको हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए ऐड कर रहे हैं। लेकिन इसका मकसद सिर्फ जो है वो ये है कि जब मैं डेरिवेटिव लूँ इस फंक्शन का आगे जाके, तो जब मैं इस फंक्शन का, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इस स्क्वायर का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये जो 2 है ये बेसिकली इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो डेरिवेटिव के अंदर जाके मुझे थोड़ा सा इसका एक फ़ायदा हो जाएगा। अदरवाइज़ ये जो कॉस्ट फंक्शन है ये सेम वही फंक्शन है जो अभी मीन स्क्वायर्ड एरर की हमने बात की थी, और 2 से हम जो डिवाइड कर रहे हैं इसका कोई और मकसद नहीं है सिवाय इसके कि ये हमें डेरिवेटिव लेने में इस फंक्शन के हेल्प करेगा। अदरवाइज़ ये फंक्शन जो है ये सेम वही है जो अभी पिछली स्लाइड पर हमने देखा है। ओके जी, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉस्ट फंक्शन जे। अगर हमने इसे अंडरस्टैंड करना है तो मैंने उसके लिए आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा दी है कि अगर आप देखें तो सपोज़ मेरे पास एक सिंपल सा डेटा सेट है और मैंने उसे प्लॉट कर दिया है। यानी ये लेफ़्ट साइड पर आप डेटा सेट देख सकते हैं, x1 x2 x3, यानी 3 डिफरेंट घर हैं, 3 डिफरेंट घरों के साइजेस और उनकी प्राइसेस आपको गिवन है। जब मैंने इसे प्लॉट किया तो मेरे पास ये डेटा सेट प्लॉट होके राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आ जाता है। तो द सुपरस्क्रिप्ट ऑन एक्स डिनोट्स द सैम्पल नंबर, ये वही बात है कि एक्स के ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट है, ये जो आई है,
ये जो 1 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है, ये घर का नंबर है। तो मैंने जब डेटा प्लॉट किया तो कुछ इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है। अब मैंने एक मॉडल एक रैंडमली मॉडल मैंने प्लॉट किया। अब रैंडम मॉडल क्या प्लॉट किया है जी, ये वाला मॉडल मैंने रैंडमली ले लिया है कि जी मेरे पास वाई इंटरसेप्ट 0 है और स्लोप मेरे पास 0.5 है। तो जब मैंने इस मॉडल को प्लॉट किया तो ये लाइन यहाँ प्लॉट हो गई। आप देख सकते हैं कि लाइन कहाँ प्लॉट हो रही है, यहाँ पे। जबकि एक्चुअली अगर हम देखें तो जिस तरह का डेटा है शायद लाइन को यहाँ प्लॉट होना चाहिए अगर परफेक्ट लाइन चाहिए। ठीक है जी, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन बहरहाल मैंने रेंडमली एक मॉडल फिट किया। अब मैंने देखना है कि असल में घर की जो प्राइस है वो तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर घर का साइज़ 1 है तो प्राइस 1 है, जैसे कि आप डेटा सेट में देख सकते हैं। लेकिन मेरा जो मॉडल है, अगर मैं 1 पर देखूं तो ये जो लाइन है ये इसे यहाँ कट कर रहा है, तो ये तकरीबन तकरीबन 0.5 आ रहा है जी, ये 0.5 है। ठीक है ना। तो डिफाबिक अगर मैंने ये देखा कि मेरी प्रेडिक्टेड प्राइसेस क्या आ रही हैं, तो ये आप बखूबी आप यहाँ से देख सकते हैं कि जिस घर का साइज़ 1 है मेरा मॉडल कह रहा है उसकी प्राइस 0.5 होनी चाहिए, जबकि एक्चुअली उसकी प्राइस 1 है। जिस घर की कीमत साइज़ 2 है मेरा मॉडल कह रहा है उसकी प्राइस 1 होनी चाहिए, जबकि एक्चुअली उसकी प्राइस 2 है। और जिस घर की साइज़ 3 है मेरा मॉडल कह रहा है कि उसकी प्राइस 1.5 होनी चाहिए, जबकि एक्चुअली उसकी प्राइस 3 है। तो मतलब ये कि हमारा डिफरेंस है एक्चुअल से। तो अगर मैं इस डिफरेंस को कंप्यूट कर लूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉलम में कि अगर मैं ये डिफरेंस कंप्यूट कर लूँ तो ये मेरे पास पहले घर का डिफरेंस आ गया -0.5, दूसरे घर का डिफरेंस आ गया 1 और तीसरे का आ गया -1.5। अच्छा, अब ये तीनों का डिफरेंस आ गया। फिर उसके बाद मैं इनका स्क्वायर ले लेता हूँ, ताकि जो मैंने बताया था कि स्क्वायर लेने से अगर कोई नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है तो वो इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो -0.5 का स्क्वायर लेंगे तो 0.5 आ गया, -1 का स्क्वायर 1, -1.5 का स्क्वायर 2.25। अब ये तीनों घरों के डिफरेंस या एरर्स जो हैं उनका स्क्वायर लेके अब हम अगर उन्हें जमा कर देते हैं तो ये मेरे पास एक एक्यूमुलेटेड एरर आ गया या कॉस्ट आ गई 3.5। तो ये जो 3.5 है ये एक एक्यूमुलेटेड एरर है। तीनों घरों का जो एरर या डिफरेंस है, अगर आप राइट साइड पर देख भी सकते हैं प्लॉट जहाँ पे किया हुआ है कि ये पहले घर का डिफरेंस है एक्चुअल और प्रिडिक्टेड में जो डिफरेंस है, ये तीसरे घर का डिफरेंस है। तो बहरहाल ये मेरे पास डिफरेंट हाउसेस की जो प्रिडिक्शंस हैं उनके अगेंस्ट जो एरर आ रहा है उसको मैंने टोटल स्क्वायर लेके सम कर दिया। उसके बाद मैंने बताया था कि हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से सॉरी 2 से और साथ मीन स्क्वायर्ड एरर निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ सैंपल इनटू 2 से डिवाइड करते हैं। तो 3 सैंपल हैं, 3 ज़रब 2 6, तो मैं 6 से जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.58। तो दिस इज़ द कॉस्ट और एरर ऑफ द मॉडल फिटेड अबव। जो मॉडल ने फिट किया है इसकी एक्चुअली जो कॉस्ट है वो हमारे पास आ गई है। अगर मैं अब मॉडल को थोड़ा सा बेहतर करूँगा तो ये एरर कम होगा। तो मैंने अपने मॉडल को ऐसी जगह तक लेके जाने की कोशिश करनी है जहाँ पे ये एरर जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाए, यानी कि ज़ीरो हो जाए। तो उसके उसी का नाम ट्रेनिंग है या उसी का नाम मॉडल फिटिंग है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने अब दो चीज़ें आपको दिखाई हैं। पहला पहला हाइपोथेसिस है 0 + 0.5x, दूसरा हाइपोथेसिस है 0.1x, 0 + 1x। तो अगर दोनों को प्लॉट किया जाए तो आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस। और अगर मेरा क्वेश्चन है कि विच मॉडल इज़ बेटर फिटेड, तो आपका जवाब होगा सेकंड वन, क्योंकि वो हर पॉइंट के अंदर से पास हो रहा है। और अगर आप इस सेकंड मॉडल के लिए, यानी ये जो फिटिंग की है आपने, अगर आप इसके लिए एरर निकालेंगे तो वो एरर आपके पास ज़ीरो आएगा। यानी विच मॉडल इज़ बेटर, द आंसर इज़ ऑब्वियस सेकंड वन। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो डेटा पॉइंट्स के अंदर से बिल्कुल एग्जैक्टली पास हो रहा है। तो इसकी वजह से जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो ज़ीरो। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ थीटाज ऑन कॉस्ट जे। थीटाज मीन स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। तो उनका कॉस्ट के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या इम्पैक्ट है, उसके लिए मैंने ये एग्जांपल आपके सामने रखी है जी। फ़र्ज़ करेंगे मेरे पास एक डेटा सेट है गिवन, जो आप देख सकते हैं। मैं इस डेटा सेट को प्लॉट करता हूँ।
तो सपोज़ प्लॉटेड डेटा कुछ इस तरह का है जो आप स्लाइड पर देख रहे हैं, और फिर मैं इसके ऊपर एक मॉडल फिट करता हूँ और उस मॉडल के अंदर मैं वाई इंटरसेप्ट 2 रखता हूँ और स्लोप 0.5 रखता हूँ। तो जब मैंने ये मॉडल फिट किया तो ये इस तरह से फिट हुआ। ये सॉरी, ये ये वाली लाइन जो है ये फिट हुई। तो इसके अगेंस्ट जब मैंने कॉस्ट निकाली तो कॉस्ट वो वाले फार्मूला से जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, तो वो आई 40.8594। आई वुड सुजेस्ट यू टू कैलकुलेट दी बाउंड्री एंड जे बाई हैंड फॉर प्रैक्टिस। आप अपने हाथ से ये बाउंड्री बनाएं इस गिवन हाइपोथेसिस के लिए, और ये जे कंप्यूट करके देखें कि क्या वाकई ये जे आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद मैंने अपने जो ट्रेनिंग एल्गोरिदम है जो आगे जा लाइन को यहाँ प्लॉट कर दिया। यानी अगली आइट्रेशन में मैंने अपने लर्निंग एल्गोरिदम की मदद से जब थीटास को चेंज किया तो अब यहाँ प्लॉट हो गया। अब आप देखें कि इसके अंदर मेरे पास वाई इंटरसेप्ट 2 है और स्लोप 1 है, और अब ये लाइन चूँकि डेटा पॉइंट्स के ज़्यादा करीब चली गई हुई है, तो अब आप अगर कॉस्ट फंक्शन देखेंगे तो वो पहले से कम हो गया 40 से। मैं चाहूँगा कि इसे भी आप प्लॉट करके देखें अपने तौर पे, अपने हाथ से करके देख लें इसे। फिर मैंने अगली आइट्रेशन रन की या कुछ आइट्रेशंस चली इस एल्गोरिदम की, तो एक टाइम पर ये ऐसी जगह पहुंचा जहाँ पे वाई इंटरसेप्ट -5 था और स्लोप 3 थी, और एरर जो है वो 8 पॉइंट समथिंग पे चला गया हुआ है। फिर इन नेक्स्ट आइट्रेशन और ज़्यादा बेहतर लाइन हुई। यहाँ पे अब मेरे पास स्लोप जो है वो 2 है, वाई इंटरसेप्ट 2 है, और कॉस्ट जो है वो अब काफ़ी कम हो चुकी है, 2 पे आ चुकी है। और यहाँ पे जब ये लाइन पहुँची तो यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट जो है वो ज़ीरो हो चुका है, स्लोप 2 है, और कॉस्ट मिनिमम पर पहुँच चुकी है 1 पर। शायद मज़ीद इससे ज़्यादा कम कॉस्ट ना हो सके। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉस्ट हमेशा ज़ीरो तक अप्रोच कर जाए, क्योंकि आप एक लाइन फ़िट कर रहे हैं तो लाइन कभी भी इन डेटा पॉइंट्स को अगर आप देखें तो सारे डेटा पॉइंट्स में से एग्जैक्टली पास नहीं हो सकती, क्योंकि डेटा पॉइंट्स एक लाइन की शक्ल में नज़र नहीं आ रहे, वो थोड़े स्कैटर्ड हैं, तो कुछ ना कुछ एरर तो रहेगा। तो बहरहाल जो मिनिमम एरर हो सकता है वो शायद इस एग्जांपल के लिए 1 ही हो सकता है। तो अल्टीमेट अब गोल हमारा क्या बना कि हमने थीटा ज़ीरो और थीटा 1 यानी स्लोप और वाई इंटरसेप्ट को कुछ इस तरह से चेंज करना होता है कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो डेटा पॉइंट्स के बिल्कुल करीब करीब या उनके अंदर से पास होना शुरू हो जाए, ताकि हमारी जो प्रिडिक्शन है वो ज़्यादा बेहतर आ सके। तो टू अचीव बेस्ट वैल्यूज़ ऑफ थीटा we need to minimize the error function, which makes this problem an optimization problem. तो एरर मिनिमाइज करना जो है वो हमारे लिए अब एक गोल बन गया है, और ये प्रॉब्लम जो है अब ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम बन चुकी है, यानी एक ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम बन गई है, और जिसमें हमने ऑप्टिमाइज़ करना क्या है, हमने ये एरर फंक्शन मिनिमाइज़ करना है, या यूँ कह लें कि ऑप्टिमाइज़ करना है। और जो एरर फंक्शन कह लें उसे ऐसे लिख लें, या फिर आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जे एरर फंक्शन को ही कह रहे हैं। और हम उसको हमने मिनिमाइज़ करना कैसे है, थीटा ज़ीरो और थीटा 1 को ट्यून करके। थीटा ज़ीरो और थीटा 1 को मॉडिफाई कुछ इस तरह से करेंगे कि एरर मिनिमाइज़ हो जाए। ओके जी, मिनिमाइजिंग द एरर फंक्शन टू द एरर फंक्शन इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन थीटास। आपको पता है कि अभी हमने कहा कि जो हमारा एरर फंक्शन है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमने थीटास मॉडिफाई करने हैं, क्योंकि वो थीटास पर डिपेंड करता है। अगर आप थीटास को थोड़ा ख़राब कर देंगे एरर बढ़ जाएगा, थीटास को बेहतर कर देंगे तो एरर कम हो जाएगा। और हम आइट्रेटिवली थीटास को चाह रहे हैं कि बेहतर होते चला जाए, ताकि फ़ाइनली हमारे पास जो एरर है वो मिनिमम हो। तो यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखाई है जी। इस एग्ज़ाम्पल में मैंने थीटा ज़ीरो को फ़िलहाल ज़ीरो पर सेट कर दिया है, मतलब जो वाई इंटरसेप्ट है एक लम्हे के लिए मैंने उसे ज़ीरो पर सेट कर दिया है, ताकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आसान हो जाए। और सिर्फ मैंने अब थीटा 1 का और जे का जो रिलेशनशिप है वो दिखाने की कोशिश की है कि अगर आप एक का समझ जाएंगे तो फिर दूसरे का भी आप उसे रिलेट कर लें। तो थीटा 1 का क्या इम्पैक्ट है इस एरर फंक्शन के ऊपर, वो इस स्लाइड के अंदर आपको दिखाया गया। तो अगर मेरे पास लेफ़्ट साइड पर देखें ये डेटा पॉइंट्स हैं प्लॉटेड। तो सपोज़ अगर मैं इस गिवन डेटा सेट के लिए मैंने अगर थीटा जो ज़ीरो है
यानी थीटा ज़ीरो मैंने कहा कि मैंने ज़ीरो पर फिक्स कर दिया है, इसको तो आप छोड़ दें। थीटा वन को भी अगर ज़ीरो कर दूं तो मेरे पास स्लोप ज़ीरो होने की वजह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और वो लाइन शायद यहाँ से गुजरेगी, कुछ इस तरह से ऐसे प्लॉट होगी। डेटा यहाँ पे है ऊपर की तरफ, लाइन यहाँ से गुजरी होगी। तो अब इस लाइन के अगेंस्ट अगर मैं इन एरर कंप्यूट करूँ जैसे पिछली स्लाइड्स में किया, तो वो मेरे पास एरर आएगा 2.6 समथिंग। यानी मैं उसको, ये आप देख सकते हैं कि ये वो एरर है, ये वो एरर है। मैंने दूसरी तरफ, एक तरफ ये मैंने जो प्लॉट किया हुआ है सेकंड ऑन द अदर साइड ऑफ द स्लाइड, उसके एक्स एक्सिस पर थीटा वन ले लिया है मैंने, और उसके वाई एक्सिस पर मैंने एरर फंक्शन ले लिया है। और एरर फंक्शन सिर्फ थीटा वन पर बेस्ड है, इस वक्त थीटा ज़ीरो को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो एरर फंक्शन एरर बन रहा है वो 2 पॉइंट समथिंग कहीं बन रहा है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। अगर मैं थीटा ज़ीरो को तो मैंने ज़ीरो पे ही फिक्स किया हुआ है, अगर मैं थीटा वन को 0.5 कर देता हूँ, 0.5, तो अब शायद लाइन जो है वो कोई यहाँ से इस तरह से गुजरेगी जी। और अगर इस लाइन के अगेंस्ट मैं एरर कंप्यूट करूं तो वो एरर आएगा मेरे पास कोई 0.5 के करीब, और अगर उसे प्लॉट करूं तो यहाँ प्लॉट होगा। इसी तरह से अगर मैं थीटा ज़ीरो को ज़ीरो पर ही फिक्स करते हुए थीटा वन को वन कर दूं, तो फिर मैं अगर ये लाइन प्लॉट करूं तो ये लाइन अब बिल्कुल इन डेटा पॉइंट्स के अंदर से होके पास होते हुए प्लॉट होगी। और चूंकि ये डेटा पॉइंट्स में से एग्जैक्टली पास कर रही है, अब अगर मैं एरर कंप्यूट करूंगा तो एरर आएगा ज़ीरो। तो अब अगर मैं थीटा वन और जे की इस स्पेस के अंदर अगर इस एरर को प्लॉट करूं तो ये बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब यहाँ पे प्लॉट होगा। यानी अगर मैंने थीटा वन को रखा वन तो मेरे पास एरर आ रहा है ज़ीरो। अगर मैंने थीटा वन को रखा 0.5 तो मेरे पास एरर आ रहा है तकरीबन 0.5 समथिंग। अगर मैंने थीटा वन को रखा ज़ीरो तो मेरे पास एरर आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग। तो ये बेसिकली 3 पॉइंट्स यहाँ पे मेरे पास बन गए। इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा इसे करें कि थीटा वन को मैंने ज़ीरो किया, 0.5 किया, वन किया, इसी तरह से अगर मैं और ज़्यादा बढ़ाता हूँ थीटा वन को मैं ले लेता हूँ सपोज़, कहता हूँ कि जी थीटा वन जो है वो मेरे पास आ गया 1.5 ले लेता हूँ, तो फिर शायद पॉइंट कहीं यहाँ पे प्लॉट हो, इसके फिर एरर बढ़ना शुरू हो जाएगा, कहीं यहाँ पे प्लॉट हो। फिर अगर मैं 2 लेता हूँ तो फिर शायद कहीं यहाँ प्लॉट हो, 2.5 लेता हूँ तो कहीं यहाँ पे प्लॉट हो। यानी अगर मैं इनको मिलाऊँ आपस में तो ये मेरे पास एक पैराबोला क्वाड्रेटिक सी कर्व बनेगी, क्योंकि एरर फंक्शन मेरे पास एक बेसिकली पैराबोला है या क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो ये मुझे कुछ इस तरह की शेप मिलेगी एरर डोमेन के अंदर, कि थीटा ज़ीरो को इग्नोर करते हुए थीटा वन का क्या इम्पैक्ट आ रहा है इस एरर पर। तो मुझे अगर इस एरर फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है तो बेसिकली इसे मिनिमाइज़ करने से मुराद ये है कि मुझे इसके अंदर से ये जो पॉइंट है यहाँ तक पहुँचना है, थीटा की वो वैल्यू ढूंढनी है जहाँ पे ये एरर फंक्शन मिनिमाइज़ हो जाए, मिनिमम मुझे मिले, यानी कि ज़ीरो मिले। तो ये बेसिकली अल्टीमेट गोल है, और ये ही काम जो है हम अपने उस लर्निंग एल्गोरिदम के थ्रू कर रहे होंगे जी, कि हम कुछ थीटा वन थीटा ज़ीरो को इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि एरर फंक्शन का मिनिमम हमें मिल सके। तो अभी मैंने सिर्फ थीटा वन के विद रिस्पेक्ट एरर पर क्या असर पड़ता है वो समझाने की कोशिश की है। अगर मैं इसमें थीटा ज़ीरो को भी इनकॉर्पोरेट कर दूं तो फिर मेरे पास अब ये जो स्पेस है ये 2 डिमेंशनल नहीं रहेगी बल्कि 3 डिमेंशनल हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो एक तरफ मेरे पास थीटा वन है, एक तरफ मेरे पास जे है, लेकिन अगर थीटा ज़ीरो भी इन्वॉल्व हो जाए तो फिर ये 3 डायमेंशनल स्पेस हो जाएगी, एक तरफ थीटा ज़ीरो, एक तरफ थीटा वन, और फिर तीसरी डायरेक्शन में मेरे पास जे होगा। और ज़ाहिरी बात है कि अब अच्छा, उससे पहले प्लॉट द फंक्शन जे अगेंस्ट थीटा वन बाई फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ जे फॉर फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस एज वेल। यानी मैं ये चाहूँगा कि एक ये कॉम्बिनेशन यूज़ करें और देखें कि इस कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट एरर क्या आता है, और फिर एक ये कॉम्बिनेशन यूज़ करें और इसके अगेंस्ट देखें कि एरर क्या आता है। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया, कहीं शायद यहाँ पे
मे बी, या कोई इसी तरह से 0.5 -0.5 के अगेंस्ट यहाँ पे कहीं एरर फंक्शन आएगा, तो आप जब इसे मिलाएंगे तो कुछ इस तरह की चीज़ आपके पास बनेगी। लेकिन बहरहाल मैं ये चाहूँगा कि ये आपके लिए एक्सरसाइज है जी, और ये आप लाजमी करके देखें, क्योंकि मैं क्विज़ में इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली ऐड करूँगा कि ये आपने करके देखना है कि कर्व किस तरह की बनती है। 3 के लिए तो कंप्यूट कर दिया हुआ है, बाकी 2 पॉइंट्स के लिए आप खुद कंप्यूट करके देखें। अच्छा जी, व्हाट इफ़ वी कंसीडर बोथ थीटास, अगर हम दोनों थीटास, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले का इंक्लूड करते हैं, तो मेरे पास 3 डिमेंशनल स्पेस हो जाएगी। और अगर मैं 3 डिमेंशनल स्पेस को प्लॉट करूं तो एक तरफ मेरे पास थीटा ज़ीरो होगा, एक तरफ मेरे पास थीटा वन होगा, और एक तरफ मेरे पास जो है वो जे फंक्शन होगा। और ये जो अब इसमें प्लॉट होगी सरफेस, वो अब एक पैराबोला नहीं होगा, बल्कि कुछ इस तरह की शेप होगी, इस तरह का फंक्शन होगा। और इसका जो बिल्कुल मिनिमम पॉइंट है इस एरर फंक्शन का जो हमने ढूंढना है, वो बिल्कुल इसके कहीं बीचों बीच यहाँ पे सेंटर में होगा। तो बहरहाल ये अब हमारे पास सरफेस होगी, यानी इसमें ये वो सरफेस है जिसके अंदर हम समझ सकते हैं कि जिसमें हमने अपने एरर को अगर प्लॉट करके देखें तो इस तरह की चीज़ नज़र आएगी, और इसे हमने मिनिमाइज़ करना होगा। कैसे करना है वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, ये कंटूर प्लॉट्स हैं बेसिकली। इसको आगे शायद हम कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी कि एक 3D सरफेस को जब आप 2D सरफेस पर देखते हैं तो वो किस तरह से नज़र आती है। ये देखें, अभी ये 3D में जा रही है, तो ये एक 3D स्पेस में आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रही। लेकिन जब आप इसे ऊपर से देखेंगे, एक डायमेंशन बिल्कुल आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, तो फिर हमें ये जो सर्कल से नज़र आते हैं इन्हें हम कहते हैं कंटूर प्लॉट्स। तो बेसिकली ये जो कंट्रोल प्लॉट्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं किसी एक 3D स्पेस को या एक 3D सरफेस को 2D स्पेस में विजुअलाइज करने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पर मुख्तलिफ घरों का डेटा प्लॉटेड है जी। एक्स साइज़, एक्स एक्सिस पर साइड्स है, और वाई एक्सिस पर आपके पास प्राइस ऑफ द हाउसेस गिवन है, और ये आपने प्लॉट किया हुआ है। और मैंने रेंडमली एक मॉडल फिट किया तो ये वाली लाइन बनी। ज़ाहिरी बात है कि ये कोई अच्छी लाइन फिट नहीं हुई है, डेटा कुछ इस तरह का है कि लाइन यहाँ फिट होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल ये रैंडमली मैंने एक लाइन फिट की। तो सपोज़ इसके अगेंस्ट मेरे पास जो एरर फंक्शन था, एरर फंक्शन के कंटूर प्लॉट्स यहाँ बनाए गए हैं, यानी 2D वर्जन उसका दिखाया गया है। तीसरा डायमेंशन ऑफ करके हम देख रहे हैं उसे। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे सेंटर में है जहाँ हमने पहुँचना है। लेकिन जहाँ हमने लाइन प्लॉट की है ये वाली, इस लाइन के अगेंस्ट अगर मैं एरर देखूं तो वो एरर यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो मैंने अगली आइट्रेशन चलाएंगे हम अपने जब एल्गोरिदम की, तो ये लाइन बेहतर होगी। जब ये लाइन बेहतर होगी तो एरर कम होगा। उससे अगली आइट्रेशन में और लाइन बेहतर होगी, और बेहतर होगी, और एक टाइम पे आके ये बिल्कुल ऐसी जगह पहुंच जाएंगी जहाँ पे एरर मिनिमाइज होगा। तो बेसिकली हमने थीटास को ट्यून करना है, मॉडिफाई करना है कुछ इस तरह से कि एरर मिनिमाइज होता होता ज़ीरो को अप्रोच कर जाए। उसके लिए हम एल्गोरिदम पढ़ेंगे, उस एल्गोरिदम का नाम होगा ग्रेडियंट डिसेंट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। तो algorithm for error minimization, there are many optimization algorithms to minimize error function. However, we are going to study gradient descent. ये वो आइडिया है ग्रेडियंट डिसेंट का कि हम करेंगे क्या कि हम रैंडमली थीटा ज़ीरो और थीटा वन को एक रैंडम स्टार्ट दे देंगे, और फिर आइट्रेशंस में उन थीटास को चेंज करते रहेंगे यहाँ तक कि हमें एरर फंक्शन सबसे कम जब मिलना शुरू हो जाए और उससे मज़ीद कम होना बंद हो जाए, तो उस वक़्त हम उसे रोक देंगे। और जहाँ पे हम उसे रोकेंगे वही हमारा हाइपोथेसिस होगा, और उस हाइपोथेसिस के अगेंस्ट हम उससे आउटपुट जो भी है उसे जनरेट करेंगे फॉर अनसीन डेटा। तो ये था जी आज का लेक्चर। आज के लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ग्रेडियंट डिसेंट के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।